इस राजस्थान प्रदेश में हमारे ताराशंकर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है पहले, उस किसान की स्थिति है कि फसल बीमा 2021 कम से कम 370 करोड़ रुपए मेरे चूरू जिले के बकाया हैं। कौन से किसान की सरकार चिंता कर रही है? 23-24 का बकाया है, 25 का अभी बकाया है। इसी के साथ में किसान की बात, हमारे यमुना जल की बात किसान के लिए लंबे समय से चल रही है। उसमें मेरा सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा, जहां ये डैम बनने जा रही है, ये 4 महीने का समय 2024 में कहा था कि 4 महीने में हम DPR बनाकर इस यमुना जल की आगे की प्रगति के रूप में हम काम करेंगे। लेकिन 2 वर्ष का समय बीत गया और 2 वर्ष में अभी भी आपने उसमें लाइन लिखी है कि प्रक्रियाधीन है हमारी DPR की अंतिम छोर पर। तीसरा, यमुना जल के लिए जहां डैम बननी है उस किसानों की भूमि अवाप्त हो गई। किसान आज से भय में और चिंतित है कि हमारी किसान की अगर भूमि वहां अवाप्त होगी, उसके लिए पुनर्वास के लिए क्या किया जाएगा, उसको सुरक्षित और संरक्षित कैसे किया जाएगा। ये मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार किसानों को पहले यह भरोसा दिलाए कि जो किसान इस भूमि अगर अवाप्त होगी तो किसान को हम सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करेंगे, इसलिए किसानों की चिंता मुक्त हो। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक, इसमें आपके अभी भाषण में सैनिक के लिए वीरों की धरती, इस राजस्थान प्रदेश में अगर शेखावाटी का नाम लिया जाए तो पूरा शेखावाटी वीरों की धरती। सैनिक अगर सबसे ज्यादा देने वाले हैं तो वो शेखावाटी में राजगढ़ तहसील सबसे ऊपर है, जिसमें शहीदों की संख्या अगर गिनी जाए तो सबसे ज्यादा संख्या मिलेगी। मेरे वहां लंबे समय से पूर्व सैनिक वहां सैनिक कल्याण कार्यालय की मांग कर रहे हैं, विधानसभा में प्रस्ताव चल रहा है। मैं मांग भी करता हूं सैनिकों की, ये बहुत बड़ी समस्या है कि वहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिक होने के बाद वहां उनके लिए सैनिक कल्याण कार्यालय नहीं है। आपके युवाओं का नाम लिया, इसमें युवाओं की OMR सीट का जो घोटाला आपने कर्मचारी चयन बोर्ड में भी सुना, किस तरीके से आप रिजल्ट देते हो, परिणाम देते हो, परिणाम के बाद में जब OMR सीट पर भी अगर कोई इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर ले, उसमें चंद 15 कर्मचारी, जिसमें से आधे कर्मचारी संविदा पर बैठे हैं और वो किराए की बिल्डिंग में वो कर्मचारी चयन बोर्ड चल रहा है। कैसे ये देश का, प्रदेश का युवा आप पर भरोसा जताएगा कि हमारे साथ न्याय होगा? इसी तरीके से इसमें 56,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का परिणाम आया है, उस परिणाम की भी चिंता है कि कहीं न कहीं OMR सीट और उस परिणाम में भी तो गड़बड़ हो सकती है। और बाड़मेर में पूरे युवाओं ने लंबे शक्ति के साथ कलेक्टर का घेराव किया और ये मांग करी है। मैं सरकार से इसके लिए मांग करता हूं कि इसकी भी जांच समय से पहले करा ले, OMR सीट जैसा इसमें घोटाला नहीं हो। युवा इंतजार कर रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार का कि आपने गिरफ्तार तो किया, एक शुरुआत तो करी कि फर्जी भर्तियों में आप कुछ कर रहे हो, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस भर्तियों में शामिल थे? फर्जियों को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसमें जो भागीदार अभ्यर्थी थे वो वंचित रह गए। उनके लिए आपने, सरकार ने क्या विचार किया है? उन लोगों को कैसे मौका दोगे जो अवरेज हो गए, समय से पहले पेपर में भागीदार निभाई, वो सक्षम थे, लेकिन सरकार ने उनको वंचित करने का काम किया है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, EWS का, पंचायती राज का अभी चुनाव होंगे, EWS का सरलीकरण पिछली गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत सरलीकरण किया था। EWS में सिर्फ 8 लाख आय को रखा। मैं सरकार से इसलिए कहना चाहता हूं कि इसको बढ़ाया जाए। अब सरकार ने इनकम टैक्स में अगर 12 लाख राशि करी है, छूट करी है, तो 12 लाख तक किया जाए, क्योंकि EWS का सरलीकरण अति आवश्यक हो गया। और पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव में भी मैं कहना चाहता हूं 10% आरक्षण दिया जाए EWS के लोगों को, क्योंकि जब आरक्षित मान रहे हो, उनका आरक्षण है, तो चुनाव में भी उनका आरक्षण की उनकी भागीदारी हो। दूसरा, सरकार केंद्र की और राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारी, ये सरकार चाहती है कि हमारा डबल इंजन है। डबल इंजन से मांग करता हूं कि प्रस्ताव लीजिए, EWS में सरलीकरण जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट के अशोक गहलोत साहब ने किया, उसी तरीके से केंद्रीय भर्ती में भी सरलीकरण कराने का काम ये राज्य सरकार, हम आपके उन मुखियाओं से जो दिल्ली में बैठे हैं उनसे सरलीकरण कराने का काम करेगी। के साथ ही मैं, माननीय हमारे नगर निकाय मंत्री महोदय बैठे, पिछले 2 वर्ष से लगातार मैं बताना भी चाहता हूं, जिस तरीके के सबसे दुनिया की भ्रष्ट नगर पालिका में अगर शामिल की जाए तो मेरी राजगढ़ की नगर पालिका है, जिसकी जांच के लिए मैं पिछले 2 साल से लगातार पत्र व्यवहार कर रहा हूं। सतर्कता जांच में 2 करोड़ 53 लाख की एक जांच चल रही है,
जिसमें साबित पाया है कि इन लोगों ने 2 करोड़ 53 लाख का गलत भुगतान कर दिया। 1.5 करोड़ की सौर ऊर्जा की जांच प्रमाणित होकर आपके डीएलपी में आ गई है, और फिर आप कहोगे माननीय मंत्री महोदय कि आप लिखित में दे दो। इससे ज्यादा लिखित में सदन में बोल रहे हैं आप। मेरी नगरपालिका में 100 पत्रावलियां गायब हैं जिनमें 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। 50 करोड़ रुपए घोटाला का पत्रावलियां गायब हैं। मुकदमा मेरी याचिका के बाद दर्ज हुआ है, लेकिन आज भी जांच फिसडी है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय मैं चाहता हूं इस भ्रष्टाचार को रोकिए, उसकी जांच करिए, मेरी नगरपालिका को सुचारू करने का आप काम करिए। अभी उस भ्रष्ट अधिकारी को, आपके राज्य के नेता, उस भ्रष्ट अधिकारी को जिसने 50 करोड़ का घोटाला किया, पिलानी में आज भी पद स्थापित है, उसको वापस लगाने का राजगढ़ में काम कर रहे हैं कि वो अपने काले कारनामे दबाने कर उसकी जांच नहीं हो पाए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाए। ऐसे अधिकारी को आपने फील्ड पोस्टिंग, वो भी 2 नगरपालिकाओं का, पिलानी की नगरपालिका 2 है, दोनों की वो इंचार्ज है, वो ईओ लगी हुई है। इसलिए आपसे जांच की गुंजाइश करना चाहता हूं। तीसरा, मैं खिलाड़ियों के बारे में बहुत बड़ा बात करी। पैरा खिलाड़ियों की सहायता राशि, आउट ऑफ टर्न नौकरी की बात करते हैं, उनमें आप कितनी संख्या है आपके पास? मात्र 145 लोगों को नौकरी दे पाए हैं, जिनमें 5000 से अधिक लोग इनके पात्रता की श्रेणी में आ चुके हैं, और उनको मुआवजा जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी, पैरा खिलाड़ियों को वो सहायता राशि पिछले 3 वर्ष से नहीं मिल रही है। उसमें कुछ भागीदारी इनकी भी है, कुछ भागीदारी आपकी भी है। उनको सहायता राशि दें और उन खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का काम करें। छात्रवृत्ति की बात आई, SC, ST और OBC 3 श्रेणी के लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है, चाहे केंद्र सरकार से आए चाहे राज्य सरकार से मिले। लेकिन अगर समय पे उन गरीब लोगों के लिए छात्रवृत्ति उनके उत्साह के लिए, उनके सहयोगार्थ रूप में होती है, और अगर वो 2-2 साल तक छात्रवृत्ति नहीं मिले, उन अभिभावकों को बच्चों की क्लास छूट जाती है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए समय पर उनको छात्रवृत्ति SC, ST, OBC को मिले। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, झींगा पालन आप उद्योग की कहते हो। राजस्थान आया, आपने प्रवासी राजस्थानियों को बुलाया। मेरे क्षेत्र में पानी बहुत खारा है और झींगा फार्म किसान का बहुत बड़ा उद्योग मिला है। उसकी बिजली की स्थिति इतनी महंगी है कि आप उद्योग वालों को तो रियायत प्रदान कर रहे हो, और उस किसान को आप रियायत प्रदान नहीं कर पाने से वो झींगा फार्म के किसान उसको मजबूरन वो उद्योग बंद करने की स्थिति में आ गए हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप मेरी बात को कई बार कह चुका हूं, आपका प्रपोजल भी है, लेकिन इसको बिजली में छूट दें और किसान की तरह 90 पैसे यूनिट में जो बिजली दे रहे हैं उसी तरीके से उनको बिजली उपलब्ध कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, आबादी के लिए आपने लिखा है कि राजस्थान में 90% लोग गांव में बसते हैं, और गांव में बसने वाले लोगों के लिए आप कहते हो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको आवास दे रहे हैं। आवास दे कहां रहे हो? किसान गांव के लोगों की स्थिति है कि पिछले 50 वर्ष से आप आबादी विस्तार नहीं कर पाए। आबादी विस्तार के बिना गांव का वो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्थिति में ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आबादी विस्तार जिस तरीके से लोगों की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश की, आबादी विस्तार जिस तरीके से आप किसी सरकारी आयोजन में भूमि अवाप्त करते हैं, उसी तरीके के भूमि अवाप्त करके उन गरीब भूमिहीन लोगों को आप भूमि देने का काम करें, जिससे आप घुमंतु जातियों को पट्टे देने की बात कर रहे थे। घुमंतु जातियों को पट्टे आप कैसे दोगे? घुमंतु जाति के लोग सारे गोचर में बसे हैं, पट्टे देने के लिए आपके पास संसाधन ही नहीं है। 2 मिनट सभापति महोदय, पट्टे आप देने की अगर बात करते हो तो उनको पहले भूमि अवाप्त करिए और उनको भूमि सौंपने का काम करिए। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विभाग के हमारे मात्र 2 IN ऑफिस है। लंबा बड़े जनसंख्या हो गई, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। प्रपोजल भी आपकी सरकार ने, आपके संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी ने प्रशासन के द्वारा डिमांड भी और मांग भी करी गई। उसमें आपकी कंडीशन भी डाली गई, अधिक उपभोक्ता जहां भी होंगे उसको हम IN ऑफिस करने का दूसरी ऑफिस स्वीकृत करेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 प्रस्ताव प्रपोजल आपके सामने, सरकार के सामने 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं के हैं, जिसमें एक चांदकोठी और एक मेरा सिद्ध तहसील मुख्यालय, और चांदकोठी में पंचायत समिति बनी है, दोनों IN ऑफिस कार्यालय मैं आने वाले बजट में मांग करता हूं कि आप घोषणा करेंगे, जिससे हमारे इन लोगों को उसमें लाभ मिले। तीसरा, एक मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने भर्तियां करने की बात कही है, 25,000 हम भर्ती करेंगे। एक प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से आपने पिछले बजट में घोषणा करी थी कि हम जितने भी संविदा कर्मचारी जो लेंगे वो हमारी सरकारी एक प्लेसमेंट एजेंसी होगी और उसके माध्यम से हम उन युवाओं को भर्ती करेंगे। लेकिन आज भी उस ठेका प्रथा के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। जो इन बेचारे ANM और GNM के लोग या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लगते हैं, उनसे 1.5 लाख रुपए लेकर उनको भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो बोनस अंकों के लालच में उनको पैसे दे रहे हैं। इसलिए सरकारी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इनकी भर्ती करें। एक बात और कहकर मैं मेरी बात को, गोविंद प्रसाद, एक बात,
माननीय नर्सिंग अधिकारी लिखित भर्ती परीक्षा, इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर से जो भी लोग लगना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरिट बेस पर हमें नहीं लगाकर हमें लिखित भर्ती परीक्षा से लगाया जाए, जिससे हमारे साथ बीच में ये 30-20% नंबर की भागीदारी होती है, इन लोगों को हमसे रोक पाए। और इसी माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से विकास और सुशासन और जन कल्याणकारी की दिशा में किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया है, वह निश्चित ही प्रदेश के लिए आशा और